हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ क्लासेस पर। मैं एन.के. सिंह आप सभी को हर्षित स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए आज लाया हूं सीटेट या यूपी टेट या अदर टीचर एग्ज़ाम्स के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत। बालक जो विकास करता है उसके कुछ कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर से आपके सीटेट में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरह से लगभग प्रत्येक चैप्टर से 2-3-4 क्वेश्चन मिला करके आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेट में या अदर और भी सारे टेट एग्ज़ाम्स में। जो आज मैं आपको यह टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड बाल विकास से जितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, सारे चीज़ों का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको अगर कुछ कमी महसूस हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपना राय प्रस्तुत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अभी तक जो मेरे प्यारे दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, यह थ्योरी क्लास है। मैं पीछे भी चैप्टर 1 का थ्योरी क्लास बताया हूं, फिर क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया हूं बहुत अच्छे प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे और आप लोग अपना लाड़ प्यार देंगे। तो बढ़ते हैं आप वीडियो के आगे। ठीक है दोस्तों, और देखें आप इस चैप्टर में क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। और आप अंत तक देखेंगे तभी आप कुछ जान पाएंगे कि हमने आज इस चैप्टर से कुछ सीख पाया और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यह आपके सामने चैप्टर 1 का, ये 2 का चैप्टर 2 बाल विकास के सिद्धांत, जिसका जो है आप देख सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये कुछ इसका प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, जो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और कौन कौन सा टॉपिक्स पे इसमें चर्चा किया जाएगा इस चैप्टर में। तो आपको शॉर्ट्स में बताते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको जहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं उस चीज़ों पे अच्छे से डिस्कशन करता निकल जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहली है ये कि बाल विकास की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो समझिए इसमें यहाँ पे आपको कह रहा है बाल विकास की अवधारणा। बच्चा का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने में सो क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कह रहा है बाल विकास का समान अर्थ क्या होता है। तो कह रहा है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास, यानी आप बालक का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट होगा उसमें, और उसका जो मायने है, अर्थ है, वो क्या होगा। तो बालकों का मानसिक एवं शारीरिक विकास, यानी इन दोनों चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है बाल विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, धार्मिक इत्यादि होता है। बालक का जो विकास होता है तो इन सब सारे क्षेत्रों में विकास होते चला जाता है, जो आप पहले चैप्टर में भी, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कह रहा है विकास का संबंध एक गुणात्मक में क्या आएगा, कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा, नया विचारधारा। और दूसरा जो क्षेत्र है विकास का, परिमाणात्मक, यानी हाइट फाइट में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, भार में अन्य, ये दोनों शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखेंगे शिक्षकों को। ठीक है दोस्तों,
एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है। आप एक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बालक का जो विकास होता है या बालकों में जो विकास होगा उनके बारे में कैसे कैसे विकास होगा, ये सारे चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप एक बच्चे का सर्वांगीण रूप से विकास कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है जिससे वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा में प्रदान कर सके, जिस दिशा में वो जाना चाहता है उस दिशा में। इसी में रिक महोदय कहते हैं कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक क्रम में होता है। पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे, पिछले जो वीडियो था उसमें आप देखे थे कि विकास क्या है, क्रमिक एवं गतिशील होता है। नहीं, हर वक्त आगे बढ़ते चलेगा लेकिन क्रम से चलेगा, क्रमिक रूप से चलेगा, इसमें आप देखेंगे। चलिए आगे आपको टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता कहने का मतलब है कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यू रूप से विकास होते ही चलेगा बच्चा में। अब समझिए, अब यहाँ से आपको एकदम क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है कि विकास कभी नहीं रुकती है। ठीक है दोस्तों, ये एकदम क्रम में आगे बढ़ती ही चलती है। जैसे आप देखेंगे कि माँ के गर्भ से ही निरंतर यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु प्रयत्न तक चलती रहती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका यहीं से कि बालक का विकास कहाँ से शुरू होता है और कब अंत होता है। तो सबसे पहला जो आपको बनेगा यही कहना है कि बालक का जो विकास है माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु प्रयत्न तक चलती रहती है। अब समझिए, छोटे नग्न आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास निरंतरता गुण के भली भांति संपन्न होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, जो बाल विकास के कौन सा सिद्धांत है, तो आपको बताना है यह जो है सो निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। इसी में पॉइंट पे इसमें आपको कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या कह रहा है? व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो आपको पिछले वीडियो में भी मैं बताया हूँ कि व्यक्तित्व विभिन्नता यानी व्यक्ति व्यक्ति के कैरेक्टर में अंतर है, व्यक्ति व्यक्ति में विभिन्नता है, अंतर है। तो इसमें क्या है उसको समझिए। कह रहा है विकास और वृद्धि उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उसमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग जो आप देखते हैं विकास होता है। क्रम तो सेम चलेगा, सेम अवस्था के चलेगा, लेकिन अलग अलग, किसी का रंग रूप अलग है, किसी का बुद्धि अलग है, किसी का शरीर का अंग अलग अलग है। तो ये जो है ना स्वाभाविक रूप से एकदम गति से वृद्धि विकास करती है और यही आपको व्यक्तित्व विभिन्नता को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट है आपके पास। इसी में क्वेश्चन कहाँ से आपको पूछा जाएगा वो समझिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं उसको जूम कर दूं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनता है कि किसी विकास की गति तीव्र, किसी की मंद होती है। यह गेसल महोदय कहते हैं कि दो व्यक्ति समान नहीं होते। यह एक ध्रुव सत्य है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, चाहे वो जुड़वे बच्चे क्यों ना हो। जुड़वा रहने पे बहुत कुछ उसमें समानता दिखाई देगा, परंतु कुछ न कुछ ऐसी भिन्नता होती है जो भिन्न बनाता है एक दूसरे को। ठीक है दोस्तों, चलिए करें। परंतु सभी बालकों के विकास का क्रम समान होता है। मैं आपको बताया कि क्रम जो है समान रहेगा और विकास गतिशील चलेगा, लेकिन व्यक्ति में विभिन्नता जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, अब समझिए यहाँ पे करें विकास इसी सिद्धांत के कारण कोई बालक अत्यंत मेधावी और कोई बालक सामान्य तथा कोई पिछड़ा या मंद होता है। आपके एक क्लास में बच्चे अगर 100 पढ़ रहे हैं तो क्या 100 का 100 बच्चे फर्स्ट क्लास आ जाता है? क्या 100 का 100 बच्चे का जो IQ लेवल है सेम रहता है? क्या 100 का 100 बच्चे का विचार सेम रहता है? नहीं रहता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यह जो है व्यक्ति विभिन्नता का यह विशेषता है और माना गया है, और यह ध्रुव सत्य है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। और यह भी कहा गया है कि अगर जुड़वा व्यक्ति रहते हुए, जुड़वा भाई रहते हुए भी कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती है बालक में जो एक दूसरे से भिन्न बनाती है।
यही था व्यक्तिगत विभिन्नता का अंतर। अब चलेंगे आगे। अब कह रहा है आपको विकास क्रम की एकरूपता। विकास जो होता है उसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे विकास है जिसमें सब व्यक्ति में, दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सब में एक ही समान चलेगा। जैसे आप देखिए क्रम में चलेगा। कह रहा है विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर विकास क्रम में एकरूपता दर्शन होते हैं। भले ही व्यक्ति कितना भी विभिन्न रहे, अलग रहे, लेकिन उसमें क्रम जो है ना कुछ ऐसे हैं जो समान रहती है। जैसे समझिए एक ही जाति के विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषता देखने को मिलती है। अब उदाहरण समझिए, उदाहरण से ही आपका क्वेश्चन बनता है और पूछता है। कह रहे हैं मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। अब समझिए दुनिया में मनुष्य जाति के जितने भी प्रजाति है और लोग हैं, ठीक है दोस्तों, उनका जो विकास होता है इसमें यह ध्रुव सत्य है कि इसमें क्रम समान रहेगा। क्या? तो बालक का जो आप देखते होंगे कि वृद्धि होता है गर्भ में, और सुनते होंगे, आप पता कर सकते हैं और समझिए सो कहाँ से बालक एक अंडाकार रूप में थैले में तैरते हुए रहता है, और वहाँ से जो वृद्धि होता है ना वो एकदम सिर की ओर प्रारंभ होती है, फिर पैर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ होती है? यह क्रम सब में समान रहेगा, सिर की ओर। आपसे क्वेश्चन कर देगा कि बालक में जो वृद्धि, मनुष्य जाति के सभी बालकों में वृद्धि जो होता है सिर की ओर प्रारंभ होती है, यह विकास के कौन सा सिद्धांत है? तो आपको बताना है कि विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है, एक रूप दर्शाता है। चलिए अगला पॉइंट है वृद्धि एवं विकास की गति दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि और विकास समान नहीं रहता है। आप देखे होंगे कह रहा है विकास की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती है, किंतु वृद्धि क्या है? आप समझिए, विकास की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसी का मेन रीजन है कि शैशवा अवस्था के शुरू वर्षों में यह गति तीव्र होती है। पिछले सीरीज में मैं पढ़ाया हूँ, पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ, आप देखेंगे चैप्टर 1 का थ्योरी में, परंतु बाद के वर्षों में मंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है किशोरा अवस्था के प्रारंभ में गति तीव्र होती है, तीव्र से वृद्धि होती है, परंतु अधिक समय तक नहीं बनी रहती है। इसीलिए मैं बताया था कि विकास जो है एक ना रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सीधी रेखा में नहीं चल के वक्र रेखा से चलती है। ठीक है दोस्तों, कभी तीव्र तो कभी मंद, कभी तीव्र तो कभी मंद। चलिए यह समझ गए। आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे समझिए कि शैशवा अवस्था के शुरू वर्षों में यह गति तीव्र और फिर बाद के वर्षों में मंद पड़ जाती है। यह विकास के कौन सा सिद्धांत है? तो आपको बताना है वृद्धि की, विकास की गति एक समान नहीं रहती। अब देखना है हमको विकास समान से विशेष की ओर चलता है। पिछले क्वेश्चन में भी था सेम टू सेम। तो विकास कैसा है? समान से विशेष की ओर। पहले थोड़ा थोड़ा होगा, फिर जाकर के विशेष रूप में होगा। अब समझिए, विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके समान रूप के दर्शन होते हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चे, अब उदाहरण समझिए, उदाहरण से ही आपको क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे कहता है उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु रोने व चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्रियाएं उसकी आंख और वाक तंत्र पर सीमित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझिए क्या है इसमें। जैसे आप अपने पे अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी आप हैं, बड़े हो गए हैं, नहीं, जब छोटे में बच्चे थे तो जब रोते थे, कोई चीज़ आपको नहीं मिला या कोई आपको थोड़ा सा टच कर दिया या आपको समझते हैं मारना कहता है ना, या शरारती करना कहता है ना, वो अगर कर दिया तो बच्चा, जब आप बच्चे थे रोते थे तो क्या करते थे? रोने के साथ साथ पूरा हाथ पाँव को मतलब आप ज़मीन पे लिटाने लगते थे, छिरियाने लगते थे, नहीं, पूरा बिखेर देते थे। लेकिन अब आपके पास कितना भी बड़ा संकट, दुख, पीड़ा आ जाए तो क्या आप रोने के साथ साथ अपने हाथ पांव पटकते हैं? नहीं पटकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो है सो आपको क्या होता है, आपके
आँख पर और वाक तंत्र पर सीमित हो जाता है। आँख से दिखेगा आंसू बहता हुआ और मुंह से आवाज़ निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो सिद्धांत था आप देख रहे हैं कि विकास समान से विशेष की ओर चलता है। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आज सोच रहा हूँ इस पूरे चैप्टर को इसी में समेट लूँ, इसी वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अच्छा से समझ करके मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिस साइकोलॉजी का सीरीज चला रहा हूँ CDP का, वो अगर आप पूरा देख लिए एग्ज़ाम तक ना, तो आप 30 में 30 नंबर एग्ज़ाम हॉल से ले करके आएंगे। यह मेरा दावा है। मैं एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, बस आप बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। अब यहाँ पे कह रहे हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, मतलब एक दूसरे से संबंधित, जैसे विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इसमें किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास सभी आयाम में होने वाले विकास को प्रभावित करता है। अब देखिए, विकास कर्मिक है, विकास गतिशील है। ठीक है, विकास मंद गति से भी चलती है पर एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। अगर शारीरिक वृद्धि होगा तो उसके अंग में जरूर वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से संबंधित है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। एक में अगर क्षति हुआ तो दूसरे को प्रभावित करने का क्षमता रखता है। यह परस्पर संबंध का सिद्धांत है। अब आपके सामने है एकीकरण का सिद्धांत। इसका कहने का मतलब है एक एक करके। ठीक है दोस्तों चलिए, एकीकरण का सिद्धांत विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। बाद में उन भागों को एकीकरण सीखता है। समान से विशेष की ओर बढ़ते हुए ठीक है दोस्तों, विशेष प्रतिक्रियाओं कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखते हैं। जैसे आप समझिए कि जब आप छोटे थे, ठीक है दोस्तों, तो कहा जाता था कि आपको उंगली दिखाइए। नहीं, जब आप उंगली दिखाने के लिए कहा जाता था आपको, तो आप पूरा हाथ दिखा देते होंगे। नहीं, तो अब धीरे धीरे अब आपसे जो उंगली कहेगा दिखाने वही दिखाएंगे सिर्फ। तो यही बात है। ठीक है, तो यह एकीकरण का सिद्धांत है। चलिए, अब अगला पॉइंट है, इसमें कह रहा है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या है, कह रहा है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, पहले से निर्धारित रहती है, उसी दिशा में आगे बढ़ती है। जैसे यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ से समझिए, सिर पदाभिमुख दिशा, नहीं मतलब सिर के ओर पदार्पण करने वाला दिशा। अब समझिए, कह रहा है विकास सिर से पैर की ओर, समझ रहे हैं, और एक निश्चित दिशा में होता है। विकास जो होगा बालक में सो सिर से कहाँ पे, पैर की ओर। नहीं, और आप एक रूपता का सिद्धांत में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि बालक का जो विकास होता है सो सब दुनिया में जितने बालक है सबका विकास सिर की ओर प्रारंभ होता है। तो जब सिर की ओर विकास हो गया, उसके बाद कहाँ से विकास होगा, तो पैर की ओर चलेगा विकास। ठीक है, एकदम निश्चित है। अब समझिए, यहाँ पे कह रहा है आपको बालक जन्म के, ठीक है, कुछ समय पश्चात पहले अपने सिर को नियंत्रित करता है, फिर अपने हाथ और गति नियंत्रित करता है। तत्पश्चात वह किसी वस्तु को पकड़ता, रेंग कर क्रहल चलता है, फिर खड़ा होकर चलने लगता है। कहा जाता है बच्चा में, छोटा में कहा जाता है, अभी भी बच्चे को आप देखते होंगे कि बच्चा का जब तक सिर पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक बच्चा खड़ा नहीं हो सकता है, बच्चा अपने से चल नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, बिहार के एक बच्चा है आयांश, आप देख रहे हैं SMA टाइप 1 बीमारी से ग्रसित है, उनका गला ही वो है, तो खड़ा नहीं हो पाता है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि उनका सर ही सीधा रूप से खड़ा नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो है सो वो खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आप देखिए, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों बीमारी से ग्रसित होते हैं और बच्चा धीरे धीरे उसके बाद इलाज होगा, या बच्चा बहुत सारे, ये तो एक दो बीमारी अपवाद है, नहीं तो यही बात है कि सिर पे कंट्रोल हो गया, फिर बच्चा ऑटोमेटिक चलना, घूमना फिरना, खड़ा होना शुरू कर देता है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है दिशा वाला में, समीप दूराभिमुख,
यानी पहले समीप का विकास होगा, उसके बाद दूर वाला विकास होगा। आप समझिए, विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है। अगर आपका नाभि केंद्र मानते हैं तो सारे नाभि के बगल वाले, केंद्र के बगल वाले चीज़ का विकास होगा, तब धीरे धीरे और सारे चीज़ का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है बाहर की ओर होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, तत्पश्चात अंगों का विकास। अब समझिए, रीढ़ का बैकबोन जो है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, वो अगर नहीं रहे तो क्या बच्चा खड़ा हो पाएगा, उसका शरीर का विकास बढ़िया से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही रीढ़ की हड्डी पहले विकास होता है, फिर इसमें से अलग अलग चीज़ में विकास होते चला जाता है नज़दीक से ही। ठीक है दोस्तों, चलिए, ऐसा नहीं कि पहले पैर का विकास होगा तब रीढ़ की हड्डी का, पहले रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड होगा, फिर जा करके आगे विकास होगा। अब यहाँ पे उदाहरण समझिए, उदाहरण से ही क्वेश्चन आपको आएगा। उदाहरणार्थ, रूपा सबसे पहले अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीखती है, फिर अपने हाथ की उंगलियों पर, फिर अपनी बाहों पर नियंत्रण कर लेती है। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, पहले क्या सीखती है? अपने हाथ की उंगली पर, फिर बाहों पर, फिर नियंत्रण कर लेती है। पहले हाथ का जो उंगली है ना, उस पर नियंत्रण, धीरे धीरे आगे वाला होगा। चलिए, अगला पॉइंट आपको कह रहा है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक अपनी वृद्धि और विकास की गति ध्यान में रखकर उसके आगे दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। हम आप भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रूफ के साथ करता है। देखिए क्या होता है, उदाहरण से समझिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, सो उदाहरण से ही आता है। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, वहाँ पे देखिएगा। उदाहरण समझिए, बालक की कलाई की हड्डी का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार होगा। इसी तरह बालक की समय मानसिक योग्यता के ज्ञान के सहारे आगे मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान, प्रेडिकेशन लगाया जा सकता है। अब समझिए, अभी कोई बच्चे अगर तेज है बहुत ज़्यादा पढ़ने में या कमज़ोर है, तो हम लोग उसका विकास का जो भविष्यवाणी है कर देते हैं कि यह बच्चा बहुत अच्छे बनेगा आगे चल करके, या बहुत बेकार बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं सत्य भी हो सकता है, कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। कभी भविष्यवाणी है तो भविष्य में क्या होगा कल किसने देखा है, लेकिन हम लोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब अगला पॉइंट जो है यहाँ पे है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। हम आपको बताए थे कि विकास एकदम सीधी रेखा में नहीं चलेगी। विकास कैसे चलता है? तो वक्र में चलता है, कभी तीव्र तो कभी मंद, कभी तीव्र तो कभी मंद। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलती है। तभी तो यही इसी का परिणाम है ना कि एक बालक में शैशवावस्था में तीव्र वृद्धि होता है, फिर जाकर के मंद होता है, फिर तीव्र होता है, फिर मंद होता है। नहीं, इसका जो पॉइंट है आप समझिए, यहाँ पे कह रहा है बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक, एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि पीछे हटते हुए अपने विकास की परिपक्व अस्थायी वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। समझे? चलिए, अब आगे कह रहा है आपको वृद्धि और विकास की क्रिया आनुवांशिकता और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ये तो आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट एवं हेरेडिटी का दोनों का सामंजस्य और कोरिलेशन से ही एक बालक का पूरी विकास हो पाता है। यहाँ पे कह रहा है आपको बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्द में विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ आधार का कार्य, घर बनाते हैं आप तो पिलर जो देते हैं वही ना पिलर आपका बेस होता है, उसी पे न घर टिका हुआ रहता है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि हेरेडिटी अनुवांशिकता जो है आपका जो है पिलर रूपी कार्य करता है, आधार कार्य करता है, वही आता है और आपको वातावरण में आकर के उसका विकास पूरा हो पाता है। तो क्या कर रहा है, वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तिगत भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। ठीक है दोस्तों, सारा विकास यहाँ पे होकर के आता है। वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहें। ठीक है दोस्तों, और समझें। अब यहाँ पे आपको पॉइंट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें दो प्रकार के कारक होते हैं, एक आंतरिक होते हैं, एक बाह्य होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आंतरिक कारक है, एक बाह्य कारक है। तो आंतरिक में हम लोग देखेंगे क्या कारक है। तो आंतरिक कारक में जैसे है आप देख रहे होंगे इंटरनल केस क्या सब होता है। तो क्या कह रहा है, बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। अब समझिए आंतरिक में क्या सब कारक है। तो पहला हो गया वंशानुगत कारक,
ये जो आता है माता पिता से प्रभावित वहीं से आता है, क्योंकि ये तो इसका यहाँ पे नहीं बदल सकता है। क्या सब होगा, जैसे रंग रूप, रंग किसी का बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, जो नेचुरल है वही रहेगा। थोड़ा बहुत वातावरण के अनुसार चेंज हो सकता है लेकिन सेम रहेगा। आकार, कैसा आकार है, शरीर का गठन, ऊंचाई इत्यादि, इस सब में जो है आनुवांशिकता का महत्वपूर्ण जो है सो योगदान होता है। अब समझिए, कह रहे शारीरिक कारक, ठीक है दोस्तों, शरीर में होने वाले आकार प्रकार वृद्धि, ठीक है, ये सब आंतरिक कारक होता है। तो पहला तो आपने देख लिया क्या था, वंशानुगत कारक। दूसरा शारीरिक कारक, दुबले पतला, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में समान स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक है। आप अगर बीमार रहेंगे तो जो स्वस्थ रहेगा उसका तो विकास होगा ना। चलिए अब आगे कह रहा है, शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप अगर बीमार है, आपके माता पिता बीमार है, तो बच्चा अगर गर्भ में है तो उन पे भी असर जरूर करेगा, और वर्तमान में ही नहीं भविष्य में भी विकास का बाधित कर सकता है। चलिए अब है बुद्धि, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको जो है सो जनरेशन बाय जनरेशन आता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। विकास यहाँ होता है, सीखने का जो कार्य है, बुद्धि को अधिगम यानी सीखने की योग्यता माना जाता है। समायोजन करने, एडजस्टमेंट, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब कहाँ से होता है, बुद्धि से होता है। आपके पास जैसे बुद्धि है, जैसे उपयोग करेंगे वैसे आप कर सकते हैं। कार्य जिस प्रकार बालक सीखने की गति अधिक होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास की गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज, विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित एडजस्टमेंट करेगा, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। नहीं, बुद्धि का स्वाभाविक रूप तो आया सीखने का आपको जन्म से ही, लेकिन इसका विकास कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। तो इन दोनों में आंतरिक कारक और बाह्य कारक है। तो आंतरिक कारक क्या सब है देख लिए आप। पहला देखें वंशानुगत, शारीरिक कारक, उसके बाद जो है सो बुद्धि, ये सब आंतरिक में आता है जो बाल विकास को प्रभावित कर सकता है। अगला है संवेगात्मक कारक, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। यह टोटल जो है सो 14 है, आप आगे चैप्टर में देखेंगे। अभी इसको समझिए क्या सब है संवेग। कह रहे बालक में जिस प्रकार के संवेग यानी भावों, इमोशंस का जिस रूप में विकास होगा, उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है। बहुत बच्चे एकदम गुस्सैला हो जाता है, समझता नहीं है। बहुत बच्चे इमोशन से बहुत इमोशनल रहता है, डरपोक रहता है, नहीं, तो ये सब भी प्रभावित करता है। अब अगला पॉइंट है आपको 5वां कि सामाजिक प्राकृतिक, आपका समाज का प्राकृतिक क्या है, ठीक है दोस्तों, रीति रहन सहन क्या है, कल्चर क्या है, उसके अनुसार भी विकास प्रभावित होता है। सामाजिक रूप में संतुलित होगा, क्या कर रहा है बच्चा, जितना अधिक सामाजिक रूप में संतुलित होगा उसका जो है प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा संबंधी, भाषा संबंधी विकास पर उतना अनुकूल पड़ेगा। आपका समाज जिस प्रकार से है, आप जैसे उस अनुसार रहेंगे, आपका विकास उसी प्रकार होगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। जिसका सामाजिक वातावरण अच्छा है तो बालक तो सीखेगा ही ना दूसरों से ज़्यादा। अब अगला पॉइंट आप इसमें देखेंगे जो आपको यहाँ पे कह रहा है बाह्य कारक, ठीक है। तो ये सब क्या था आप देख लिए, 5 कारक था ना, 5 कारक आप जो है सो देखे हैं, सो आंतरिक कारक था। नहीं, पहला वंशानुगत था, दूसरा शारीरिक कारक था, तीसरा ये बुद्धि था, चौथा संवेगात्मक, 5वां सामाजिक। अब आपको आता है बाह्य कारक। बाह्य मतलब बाहरी रूप से जो आपको दिखाई देगा, वो सब दिखाई नहीं देगा लेकिन प्रभावित करेगा, ये आपको दिखाई देता है। जैसे बाह्य कारक में समझिए क्या सब है। बाह्य कारक में आप देख रहे हैं, कह रहा है बाल विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपरोक्त आंतरिक कारक के साथ निम्नलिखित बाह्य कारक को भी महत्वपूर्ण मानता है। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश का होना, मतलब अगर माँ जो है सो प्रेगनेंसी अवस्था में है, ठीक है, गर्भावस्था में है, तो उसका स्वास्थ्य कैसा है, परिवेश कैसा है, रहन सहन कैसा है, इसका असर भी बालक पे पड़ता है। कह रहे गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। उसे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है बल्कि आगे विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। यानी आपको अभी जो गर्भावस्था में बच्चा पल रहा है, अगर उसका परिवेश, रहन सहन माता का ठीक नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो बच्चा पे भी प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब चलिए जीवन की घटनाएं, आपके जीवन में जैसे जैसे घटनाएं बीतती जा रही है,
अब क्या करें, बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वैसे बालक पे भी पड़ेगा। बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ तो उसके विकास की गति सही होगा, अन्यथा उसके विकास की प्रतिकूल असर पड़ेगा। जिस बच्चे को उसके माता ने बचपन में ही छोड़ दिया, अब समझिए, छोड़ दिया हो, वह अपने माँ का प्यार क्या समझेगा, प्यार से वंचित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, प्रभावित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला कह रहा है भौतिक वातावरण। नहीं, आपका भौतिक रूप से क्या है, कह रहा है बालक जन्म भी किस परिवेश में हुआ, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इस सब का प्रभाव उस पर विकास पे पड़ता है। विकास की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारण से बालक का विकास प्रतिकूल प्रभाव यानी उल्टा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे उसका वातावरण मिलेगा, सही के साथ रहेगा, कहा जाता है ना कि संगति जो है, क्या कहा जाता है, एक कहावत है कि संगत से गुण जात है और संगत से गुण आवत है। कहने का मतलब है जैसा संगति रहेगा ना, जैसा सामाजिक परिवेश रहेगा, भौतिक वातावरण रहेगा, वैसे आपका जो है विकास निर्भर करता है आप पे। इसका चौथा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। आपके समाज में आर्थिक स्थिति कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। मध्यम वर्ग है, गरीब है, धनी व्यक्ति है, नहीं, बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। जैसे निर्धन परिवार के बच्चे विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते, अच्छे विद्यालय में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के इत्यादि का अवसर नहीं मिल पाता है। तो यह क्या है, यहाँ पे आपको कह रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे को नहीं मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको कह रहा है इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं हो पाता है। शहर के अमीर बच्चों के गांव के गरीब बच्चों की तुलना बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण जो है उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है ही। जिसके पास जैसा वातावरण रहेगा वैसा मिलेगा। नहीं, अब है आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं उसको 2 पार्ट में कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं अगला वीडियो तो लेकर के आऊँगा ही, इसका पार्ट 2 करके लाऊँगा ही। आप जो है सो अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। यह थ्योरी क्लास था, जैसे समाप्त हो जाएगा तो मैं संक्षिप्त में आपको बहुत सारे विवरण दूंगा जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एक बार थ्योरी क्लास पढ़ना ज़रूरी है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं डिस्कशन करूँगा बाल, ठीक है, विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है, टीचिंग मेथड क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहेंगे इस YouTube चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है सो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।